हम लोगों ने बहुत अप्रोच की कि कहीं से भी बात बने। किसी ने बोला यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, डीसीपी के ऑफिस लगाओ, सीएम विंडो पे दो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं किया इनके लिए। दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है, ये हम सब ने सुना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मैं मौजूद हूं वो उपवन अपार्टमेंट है, सेक्टर 28 का, रोहिणी का। वहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उसको दिल की पुलिस कहना अपने आप में नाइंसाफी समझ में आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक सामने पार्लर है, एंजल ब्यूटी पार्लर, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस अगर पार्लर की बात करें तो ये पार्लर जो है, अंदर ले चलते हैं हम आपको। ये पार्लर के अंदर एक मैडम है जो पार्लर चलाती हैं, और पार्लर चलाने की बात अगर हम करें तो मैडम के साथ एक बड़ा हादसा सामने आया है। और वो हादसा ये है कि कुछ लोग आते हैं बीती 7 तारीख को और इनके साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट भी इस कदर करते हैं कि इनके पूरे शरीर को पूरी तरीके से, बुरी तरीके से लहूलुहान कर देते हैं। बावजूद इसके अभी तक 7 तारीख से लेकर अब तक आरोप है, पार्लर की जो महिला है उनका आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर इस पर दर्ज नहीं की है। और जब भी हम एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं तो जो स्थानीय थाना शाहबाद थाना है उसके एसएचओ और जो इस केस के आईओ हैं सचिन, हेड कांस्टेबल सचिन, दोनों ही आनाकानी कर देते हैं और इनकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। क्या पूरा मामला है उसके लिए हम ले चलते हैं पार्लर में, और उन जो पति पत्नी है इस मामले के अंदर, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? अर्चना। अच्छा, क्या पूरा मामला है ये आपका, एक बार बताएंगे? एक्चुअली भैया वो सीजन का टाइम था, मतलब करवा चौथ था, तो उस टाइम पे मैं अपना काम कर रही थी और कस्टमर भी थे मेरे पार्लर में। तो एकदम से 4-5 लड़के आते हैं और एकदम से उन्होंने मार तोड़ शुरू करनी कर दी और मुझे गाली गलौज, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और मेरे पे मारपीट शुरू की। उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया और फिर उसके बाद तुरंत जैसे ही लड़के आए, उसके बाद 8 से 10 औरतें आईं, उन्होंने भी मुझे बाल खींच के बहुत गंदी तरह से मारा। कब का मामला है ये? फिर ये 7 तारीख का। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मारा है? सब एक्चुअली मुझे तो बाद में थाने में जाके पता चला कि किसी लड़की का वो केस था कि लड़की चली गई है। एक्चुअली लड़की मेरे पास आती थी सीखने के लिए, तो वो लड़की चली गई किसी लड़के के साथ में और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और बाकी उसके घर वाले जो सारा ब्लेम मेरे पे डाल रहे हैं कि मैंने लड़की भगाई है। 24 साल की लड़की है, बता भला मैं कैसे भगा सकती हूँ उसको। तो ये जो मारने वाले लोग हैं ये कौन थे? वो उसके ही घर के थे, उसकी चाची ताइयाँ बुआ और उसके भाई वगैरह, और उसी के घर के मेंबर थे वो। तो आपसे जो मारपीट हुई है वो कहाँ पर हुई है, कितने लोग थे, और क्या और आपके अलावा कोई और था जिसको नुकसान हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ अकेली थी और बाकी के मेरे कस्टमर थे, मुझे ही उन्होंने मारपीट की है। और ये जो उसके भाई वगैरह आए, पहले वो लड़के थे, उसके बाद जो लेडीज़ें आई हैं वही थी। कितने लोग थे टोटल? अ, 4 से 5 लड़के थे और लड़कियाँ और लेडीज़ जो आई थी वो 7-8, 8 से 10 और लेडीज़ थी। और मेरे उन्होंने पूरा घर, मतलब पूरा पार्लर ऐसे बिखेर दिया, ठीक है। वो क्या नाम है, मेरा जो गल्ला-वल्ला जो उलट-पुलट, उसमें भी मेरे 2 दिन के पैसे पड़े हुए थे, 8 से 10,000 रुपए थे मेरे, मुझे वो भी नहीं मिले। इतने सारे लोग थे, मुझे उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काफ़ी टाइम तक मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा था, ये हुआ क्या था, मुझे यही नहीं समझ आया थे कौन वो लोग। फिर उसके बाद में जब पता चला कि ये, मतलब सारी कहानी मुझे बाद में समझ आई कि इसलिए हुआ है मेरे साथ ये सब। अच्छा, जो लोग आए थे जिस तरीके से भी, और भी इन्होंने कोई नुकसान किया? हाँ, मेरे पूरे पार्लर का तोड़-फोड़ कर दी थी, सारा सामान नीचे गिरा दिया था। मेरी स्पा की मशीन है वो तोड़ दी। मेरे जो ये ये जो फ़ोटो वग़ैरह लगे हैं ये सारे तोड़ दिए थे, सारा सामान नीचे गिरा के। और वो नुकसान तो बहुत सारा हुआ है और तोड़-फोड़ की है सारे ने। अच्छा, जब ये मामला हुआ है तब आप कहाँ पर थे? मैं सर जॉब पे था अपने। क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। गणेश जी, जब आपको पता चला इस पूरे मामले का तो क्या उसके बाद आपने कंप्लेन की, क्या पूरा वाकया रहा? मेरे को पता चला कि किसी पड़ोसी के द्वारा कि आपके पार्लर के अंदर ऐसे मार पिटाई हुई है, आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा चोट वगैरह आई है। तो फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा था इसकी बहुत बुरी बॉडी कंडीशन थी, तो मैंने पीसीआर कॉल करी मैंने उस टाइम पे। पीसीआर कॉल करी तो फिर मैं वहाँ गया थाने में लेके इनको, वहाँ से फिर मैं इनकी एमएलसी करवाने चला गया। एमएलसी लेके आया तो मुझे आईओ को पता चला कि मेरा आईओ कौन है। आईओ को पता चला तो आईओ था मेरा सचिन। तो मैंने उनको कंप्लेंट लिखवाई। उन्होंने
लास्ट में मुझसे मतलब अरे बहुत देर तक हम लोग बहस होती रही कि हमारी कंप्लेन लिख लो, एफआईआर लिख लो, एफआईआर लिख लो। उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उनको क्या मन में आई, उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं लिखी। कह रहा है मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आप जाना चाहते हो जाओ। मतलब जी मेरे को रिसीविंग दे दो उसकी। तो ना ही किसको बंद करने की बात कर रहे थे? उस लड़के को, हिमांशु को, जिसका जो मारपीट करके गया था। और मैंने उनसे बोला सर बाकी लड़के कहाँ हैं, और बाकी जो लेडीज थी जो मारपीट करके गई हैं वो कहाँ हैं? तो वो कह रहे हैं उसका ठेका हमने थोड़ी लिया है, वो जाने तुम जानो उसको, मुझे थोड़ी पता है, मैं भगवान थोड़ी हूँ ऐसे मैं ढूंढ ढूंढ के ले आऊंगा सबको। मैंने जो अपने हिमांशु पढ़ा उससे पूछो कि वो कहाँ से बताएगा वो तेरे साथ कौन कौन आया है। ऐसे तो हमें भी नहीं पता ना हमारे कौन कौन आया हमारे साथ। अब तुम्हारी गैंग बन के आई है तो मैं कुछ कर सकता नहीं उसके अंदर। तो अभी आपको तकलीफ जो है वो किस तरीके की, पुलिस से किस तरीके की मदद आपको नहीं मिल रही है? एक्चुअली सर 7 तारीख का केस है, आज 28 तारीख हो गई है। मैं रेगुलर ही जा रहा हूँ थाने में, सिफारिश भी कर रहा हूँ, कॉल भी कर रहा हूँ, और मैं कॉल की डिटेल भी देता हूँ आपको। मेरा ना ही कॉल उठाया जाता है, आप देख सकते हो मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग भी है। ना ही ये कॉल देखिए उठाया ये जाता इन्होंने कॉल की है, दिखा रहे हैं। है। सर एक बार नहीं, दूसरी भी वीडियो देख लो, मेरे की भी है, उसकी भी कॉल नहीं उठा रखी है। ये कौन है जो कॉल नहीं उठा रहे? ये आई हो जो जिस केस को संभाल रहे हैं। तो अभी सचिन। आप क्या चाहते हैं कि क्या पुलिस आपकी किस तरह से मदद करे, और क्या आप आला अधिकारियों से मिले? हाँ जी, मैं ये शिकायत लेके जब मैंने उनसे रिसीविंग मांगी सचिन सर से, उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दी। उसके बाद मैंने एक थाने में जाके कंप्लेंट लिखवाई अपनी, वहाँ से रिसीविंग लेके आया, उसकी भी कॉपी मेरे पास है। और डीएसपी के ऑफिस पे भी गया मैं, एसीपी के ऑफिस पे भी गया मैं लेके, उसकी भी रिसीविंग लेके आया हूँ मैं। और बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी एफआईआर लिखी जाए, ये रहती है उसका सबूत। तीनों की रिसीविंग ये है। आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने कंप्लेन की है, ये जो शिकायत पत्र है वो है, लेकिन इनका साफ तौर पे शिकायत इनकी यही है कि हमारी एफआईआर नहीं की जा रही है। अच्छा, एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, क्या वजह समझ में आ रही मुझे नहीं पता सर क्या लालच है उनको चीज़ का। सारी चीज़ हमारे पास सबूत है, सारा कुछ मैंने उनको दे दिया है, तो मेरी कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है? है? एसएचओ साहब से इस बारे में मिले हैं आप, जो शाहबाद के मैं हैं? कल ही एसएचओ साहब से मिला हूँ, कल नहीं परसों मिला हूँ उनका सर। क्या कहना है? मैं गया था, मैं 12 बजे मैं उनसे मिलने गया था, पहले सचिन सर से। उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं आपकी एफआईआर लिख दे रहा हूँ, चलो। मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने पता नहीं क्या अपने कोरे पन्ने पे लिखा, और हमने बोला सर ये क्या करना है इसका, तो बोले इस पे साइन कर दो, आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। तो इतने बेवकूफ़ तो हम भी नहीं है सर, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमने बोला कि सर ऐसे तो एफआईआर नहीं लिखी जाती कभी भी। अगर एफआईआर लिखनी है तो आप या तो कंप्यूटर पे चढ़ाओ, ऑनलाइन चढ़ाओ, या तो हमारी एफआईआर उसकी रिसीविंग लिख दो हमारे को। वो कह रहा है कि आप इस पे साइन कर दो, आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं एक बार पढ़ सकती हूँ उसको, जाके कानूनी अधिकार है हमारा पढ़ने का। उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ लैंग्वेज ऐसी लिखी गई है पुलिस के द्वारा जो हम लोग नहीं बता सकते आपको क्या क्या चीज़ हुई है। तो मैंने बोला सर ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अधिकार तो हमारा है पढ़ने का। तो उसी चीज़ पे वो भड़क गए, हमारे को कहता है कि ना मैं तो तुम्हारे बस की जो हो ना वो कर लो, तुम्हारी एफआईआर मैं होने नहीं दूंगा, आप कुछ भी कर लेना। ये किसने कहा ये? सचिन सर ने सर, ये कौन है ये? ये हमारे आईओ है जो इस केस को संभाल रहे हैं। अच्छा, इस बारे में आपने एसएचओ साहब से कोई शिकायत की? हाँ, उसके बाद मैं जब उनकी ये चीज़ सुनी, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मुझे धमकी दे रहा है कि आप तेरी कंप्लेंट नहीं होने दूंगा, तू कुछ भी कर ले। मेरी भी शिकायत डाल दी इसके अंदर, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ वो कर ले। तो फिर मैं यहाँ से उठ के फिर अपने थाने में गया दोबारा। मैंने एसएचओ साहब से मिलने की कोशिश की, मुझे 1 घंटा मिलने नहीं दिया पहली बात। तो फिर मैं किसी तरह कोशिश करके मिला, जब वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उनको मैंने अपना दिखाई कि जी मेरी ये कंप्लेंट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना मैं बात करता हूँ सचिन से, पर उन्होंने भी मेरी कोई वो नहीं करी। पर मैंने उनको दिखाया कि जी मेरी रियल कंप्लेंट ये है। जब आपने बताया कि 7 तारीख से मैं लगातार परेशान हो रहा हूँ, तो हाँ। एसएचओ साहब ने कोई जवाब दिया? नहीं, उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं बात कर लूँगा, उन्होंने मतलब पता नहीं किस चीज़ का उनको भी डर है कि इस केस को लेके कि पता नहीं क्या हो जाएगा उनके साथ। अच्छा, क्या वजह है जो आपकी मदद नहीं कर हो पा रही है पुलिस? हमें कुछ नहीं पता सर। पता नहीं सर क्या वजह हो सकती है, जिसकी मैं सब कुछ साफ ही है, सब सारे सबूत मेरे पास हैं। वो ये बोलते हैं कि इस केस में कोई वो नहीं है। अच्छा, जब इनको चोट लगी है तो आपका मेडिकल हुआ था? हाँ जी सर, तो मेडिकल। चोट कहाँ-कहाँ लगी थी, कितनी गंभीर चोटें थी? मेरे पूरे गले पे चोट थी, और उसके एक जो लड़का था उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी लात मारी थी। मुझे काफ़ी दिन से उसी दिन किसने मारी थी? हिमांशु ने, और मुझे उसी दिन से प्रॉब्लम भी है। ठीक, उसमें कोई मेडिकली आपने जो ट्रीटमेंट कराया उसमें कुछ इस बारे में कुछ बताया गया है? जी बताया तो था, मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई थी। आप लोगों के पास जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी है क्या? वो एमएलसी सचिन सर के पास थी। वो भी नहीं दी जा रही हमारे को। वो मैंने कई बार मांगने की कोशिश करी, सर मेरे को एमएलसी की कॉपी दे दो और मेरे जो कंप्लेंट है वो दे दो। कंप्लेंट तो क्या सर, कंप्लेंट तो उन्होंने लिखी ही नहीं थी, हमारी सुनवाई नहीं करी।
और एमएलसी की नई वो मुझे दे थे 7 तारीख से 28 तारीख को, अब तक मेरे की कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए आपको? क्या पुलिस से कहना चाहते हैं, क्या आला अधिकारियों से कहना चाहते मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि जब एक नॉर्मली इंसान इतना परेशान हो रहा था, बाकी जो इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं वो कैसे संभालते होंगे ये लोग, जब हमारी छोटी सी सुनवाई नहीं हो रही है। बल्कि आप देख ही रहे हो उस चीज़ को लेके, आए दिन मीडिया में भी देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, इतनी वारदातें होती हैं, पता नहीं ये लोग कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ को। पर छोटी सी बात है, सबको सबूत मैं दे रहा हूँ, ए टू जेड चीज़ दे रहा हूँ, पता नहीं उनको किस चीज़ का डर है जो उस पर एफआईआर नहीं लिख रहे मेरी। हैं? नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सूर्यवंशी। जो पीड़िता है इनके साथ आपका क्या रिश्ता है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, 10-12 साल से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। सर, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे ये पता चला, इन्होंने ये बोला कि मेरे पार्लर में जो लड़की जॉब इवन सीखने आया करती थी पार्लर, तो वो जब वो सीखने आती थी तो रेगुलर मैं भी कई बारी आकर गई हूँ, वो बहुत अच्छा सीखती थी, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ चलते हालातों के हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी कि उसके साथ क्या है, क्या नहीं चल रहा, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। जब 7 तारीख के बाद से अब तक इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, हालांकि इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, जैसा हमने भी तस्वीरों में देखा है। क्या कहेंगे, दिल्ली पुलिस की ये बहुत बड़ी लापरवाही ये है? बहुत बड़ी लापरवाही है और फिर इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। 24 साल की लड़की को भगाने का इनका कोई हाथ नहीं हो सकता। 18 साल के बाद लड़की खुद मर्जी से कुछ भी कर सकती है। जब उसके माँ बाप नहीं रोक सकते तो हम तो कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है उसके लिए। अभी हमने वीडियो में भी देखा कि लड़की ने खुद आके कहा है कि मतलब मैं अपनी इच्छा से गई हूँ, फिर भी पुलिस इनको तंग कर रही है। ये बहुत गलत है और इसके चलते कुछ हम लोगों ने बहुत अप्रोच की कि कहीं से भी बात बने। किसी ने बोला यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, डीसीपी के ऑफिस लगाओ, सीएम विंडो पे दो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं किया इनके लिए। ये बहुत गलत है। तरीके से शाहबाद थाना पुलिस का साफ जो कहना है कि जो लड़की है उसको इन लोगों ने परेशान किया, इसको भगाया। अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ वीडियो पे वो लड़की भी मौजूद है जिस लड़की की बात जो है लगातार पुलिस कर रही है, ये आप देख सकते हैं सामने है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवानी। शिवानी, जैसा कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक घर में जहां जो ये ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला है, उन्होंने बताया है कि उनको मारा है कुछ लोगों ने और पुलिस इन्हीं को तंग कर रही है। तो क्या कहेंगे, इनका कोई दोष है आपके मामले में? मैं तो देखो, मैं यही बोलना चाहूंगी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से मैंने शादी करी है और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, कितने साल के हैं आप? मैं 24। अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से शादी करके गए हैं? अच्छा, ये जो लोग हैं कुछ लोगों ने इनको जो मारा है बहुत बुरी तरीके से, उनका कहना ये है कि भाई आपकी वजह से मारा गया। तो ऐसी क्या वजह है आपकी जो ये इनको मारा गया है? मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ ना, मुझे क्या पता क्यों मारा है, किस लिए मारा है। अच्छा, पुलिस का कहना ये है कि ये जो आपका मामला है, आप कहीं किसी के साथ गए हैं, अपनी इच्छा से शादी की है, तो उस वजह से जो है इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्या ये आपको ठीक लग रहा है? क्या बोलूं? अच्छा, जो भी इनके साथ हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है बेटा? गलत हो रहा है। जो पुलिस के द्वारा इनके ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो सही है क्या? ठीक, थैंक यू। देख सकते हैं अभी आपने वीडियो कॉल के जरिए हमने उस लड़की से भी बात करने की कोशिश की जिस लड़की को लगातार पुलिस का कहना है कि ये जो महिला है ब्यूटी पार्लर वाली, इनकी वजह से वो गई है। हालांकि उस लड़की का साफ आपने वीडियो में सुना है कि उसका साफ तौर पर कहना है कि मैं अपनी इच्छा से गई हूं और वो 24 साल की एक बालिग लड़की है। बावजूद इसके अगर शाहबाद थाना पुलिस इनको उस लड़की के नाम पर तंग कर रही है तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम लोग दिल्ली पुलिस के पास इसलिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें दिल्ली पुलिस से एक उम्मीद होती है कि हमें इंसाफ मिले, जबकि हो ये रहा है कि ये जो महिला बैठी है ये बेइंतहा पिटने के बाद कुछ तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके की इनके साथ जो है हैवानियत हुई है। लेकिन चूंकि महिला है और वो जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके की हैं कि शायद मैं पूरी तरीके से आपको दिखा भी ना पाऊं, इतना विचलित करने वाली है। महिला होने के नाते मैं वो पूरी तरीके से आपको तस्वीरें भी नहीं देख सकता जो कि मैंने खुद अभी देखी है कि किस हैवानियत के साथ इस जो सामने महिला है इनको पीटा गया है। और उसके बाद जब अपनी शिकायत लेकर पहुंचती हैं तो शिकायत पे
कोई काम नहीं होता जब ये आईओ सचिन के पास पहुंचती है, हेड कांस्टेबल के पास। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अब ये लगातार 7 तारीख के बाद जब अब ये फ़ोन कर रहे हैं तो वो उठाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। और वैसा जैसा कि इन्होंने बताया कि एसएचओ साहब के पास भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी इनको नाउम्मीदी मिली और वहां से कुछ भी होता नजर नहीं आया। एक चीज और मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा, हालांकि कुछ ही दिन पहले की बात है, हमने एक और मामला हमारे सामने आया था जहां एक लड़की के साथ इसी तरीके का कोई अत्याचार शाहबाद थाना क्षेत्र में ही होता नजर आ रहा था। हम खुद उस खबर पर पहुंचे थे और हमने उस लड़की के बारे में समझने और जानने की कोशिश की थी। लेकिन बता दें कि जब हम बाद में उस लड़की से मिले तो हमें पता चला कि शाहबाद थाना पुलिस ने एक दबाव बनाकर, एक लगातार दबाव बनाकर उस परिवार को इस हद तक डरा दिया कि जब हम उस लड़की से दोबारा मिले इस मामले को लेकर तो उसने डरते हुए कहा कि मैं सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि उनका साफ तौर पर शाहबाद थाना पुलिस का कहना है कि अगर मैं कुछ भी अब बोलूंगी अपने बचाव में, या जिस तरीके से मेरी पिटाई की गई है, मुझे पीटा गया है, अगर इस एवज में अगर मैं कुछ बोलूंगी तो शाहबाद थाना पुलिस जो है वो साफ तौर पर जो एसएचओ से लेकर जितने भी वहां थाने के पुलिस है उनका कहना है कि मैं आपको किसी गलत केस में फंसा दूंगा और ये मीडिया कर्मी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और ये उस लड़की का जो डर था जो हमने देखा, तो हम भी पीछे हटे क्योंकि उसने ये बोलने से ही इनकार कर दिया कि मेरे साथ पुलिस क्या कर रही है। लेकिन अभी ये ताजा मामला एक और सामने आया है और इस तरीके की जो हैवानियत शाहबाद थाना के अंतर्गत चल रही है, अपने आप में ये बड़े सवाल हैं कि हम दिल्ली को अगर हम जाते हैं इंसाफ मांगने तो क्या हम इसलिए जाते हैं कि हमें डराया जाए? क्या इसलिए जाते हैं कि एक आईओ से परेशान होकर जब इंसान उस थाना अध्यक्ष के पास पहुंचे तो थाना अध्यक्ष भी उसको वही बोले कि नहीं, आपको जो है ये ऐसा ही करना है। जब इन लोगों ने जब एफआईआर के लिए बोला तो एफआईआर के लिए भी सामने वालों ने इनको पढ़ाना तक जरूरी नहीं समझा और खाली जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि एक सादे पेपर पे कहा गया कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आप साइन कर दीजिए। ये क्या तरीका होता है? ये कौन सा तरीका है कि आप सादे कागज पे कहते हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आप खाली साइन कर दीजिए। अगर सामने वाले कहते हैं कि हमें इस बारे में पढ़ाया जाए तो साफ मना कर दिया जाता है कि जो आपसे होता है आप वो कर लीजिए। ये कैसे कोई एक हेड कांस्टेबल कह सकता है? ये कैसे कह सकता है? जबकि उस थाने में थाना अध्यक्ष बैठे हैं, थाना अध्यक्ष किस तरीके से इन लोगों को जो है ये समझाते हैं बीट वालों को, या किस तरीके से ये मदद करते नजर आते हैं और किन कारणों से इन महिला की अगर बात करें किस तरीके से इस महिला की पिटाई हुई है। 7 तारीख से लेकर आज 28 तारीख होने को आई है और तकरीबन 21 दिन हो चुके हैं और 21 दिनों में अगर इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो कोई व्यक्ति क्या इंसाफ की उम्मीद करेगा इस दिल्ली पुलिस से? और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो शाहबाद थाना पुलिस से, मैं पत्रकार होने के नाते मैं इस क्षेत्र में देखता हूं तो मैं देखता हूं कि कई तरीके के जो लोग हैं वो डरे नजर आते हैं पुलिस से, जो बोलना नहीं चाहते। हम लोग कैमरा पे जब उनसे बात करते हैं तो वो बोलने से डरते हैं कि नहीं, हम इस थाने के खिलाफ नहीं बोलेंगे वरना ये हम पे कोई झूठा केस बना देंगे। ये हालात है इस थाने के। ऐसे हालात में आदमी जाए तो जाए कहां? एक महिला अगर पिटने के बाद, इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद एक एफआईआर के लिए तरस रही है और उसे धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है और दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बड़ा दाग है, खास तौर पर शाहबाद थाना पुलिस के ऊपर बड़ा दाग है। मैं उन आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, डीसीपी महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद संज्ञान लेकर इस मामले को अपने स्तर पर जरूर देखें और इस परिवार को, जो ये परिवार मेरे सामने बैठा है, उसे जरूर इंसाफ दिलाने में मदद करें। वीडियो जर्नलिस्ट आरव के साथ परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।